नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टावर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्ति एंड मुहावरे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि पेपर में ये सारी सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैंने याद करने का तरीका क्या हो सकता है, वो क्या तरीका हो सकता है जिसे हम सातों जन्म तक ना भूलें। तो आइए जान लेते हैं, है ना। ठीक है, ये मेरी क्लास का नाम है साइंस टावर क्लासेस 100 और इडियम्स फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मैं इसमें वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है ऑन माई नर्वस। ठीक है, अब हम डायरेक्ट रिलेट करके पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, वो देख लेते हैं। ऑन माई नर्वस का मतलब होता है मेरी तंत्रिकाओं पर, नर्वस का मतलब होता है तंत्रिकाओं पर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है मतलब विचलित होना एक तरह से। ठीक है, अगला दे रखा टू ऐड मोर वरी। ठीक है, इसका मतलब अधिक मतलब चिंता लेना, यानी चिंता में अधिक चिंता जोड़ना एक तरह से कह सकते हैं। अगला है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब तो परेशान करना होता है। लीव मी अलोन अकेला छोड़ना होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं रिलेट कैसे करूँगा। अब ये दे रहा है ऑन माई नर्वस, मेरी तंत्रिकाओं पर। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब हम मेरी तंत्रिकाएं ज़्यादा वर्क करने लगती हैं, ऐसे सोचिए जब मेरी तंत्रिकाएं ज़्यादा वर्क करने लगती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मन में अलग अलग तरह के विचार जागृत हो जाते हैं। यानी हम उन चीज़ों के बारे में सोच लेने लगते हैं जिनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से सारा देश मतलब चिंता में बसा हुआ है कि नहीं। तो इसे ही बोलते हैं जब हमारी तंत्रिका एक नॉर्मल काम कर रही तब उसमें थोड़ा ऐड हो गई हैं कोई चीज़ें और ज़्यादा काम करने लगी हैं, यानी कि चिंता में थोड़ी वृद्धि हुई है। जब चिंता में वृद्धि हुई है तो टू ऐड मोर वरी कहना अपने आप में एक सेंसिबल होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये पेपर में कई बार पूछा गया। ये दे रहा है ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। अ डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। अब ये कह रहा है मैनेजर पॉलिसी में एक कुत्ता। अब तुम बोलोगे सर ये कैसी बात हुई। तो ये ऐसी बात हुई कि याद करने का तरीका। चलो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है अ सेल्फिश पॉलिसी। इसका मतलब हुआ सेल्फिश पॉलिसी का मतलब हुआ तुम बोलोगे एक स्वार्थ नीति। अगला डीलिंग टैक्टिक्स। टैक्टिक्स डीलिंग टैक्टिक्स इसका मतलब होता है एक तरह से रणनीति या चाल, यानी कि रणनीति डिले करना या हटाना, यानी चालबाजी करना एक तरह से। ये गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का आपने मतलब पढ़ा होगा, अपने बचपन में हम पढ़ते थे ही इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही होता है गुड फॉर नथिंग, बिल्कुल बेकार व्यर्थ आदमी। डर्टी पॉलिसी गंदी नीति। अब आपके हिसाब से ये क्या इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर एक बार रिलेट करके देखते हैं। ये डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। देखो अब जैसे हमारे घर में दो कुत्ते आते हैं, ठीक है, हम क्या होता है उन्हें रोटी डालते कि नहीं डालते, है कि नहीं। अब जैसे ही हमने रोटी डाली तो क्या होता है हमने दोनों को एक एक रोटी डाली, लेकिन क्या होता है एक कुत्ता अपनी रोटी जल्दी खाकर वो दूसरे की रोटी छीनने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर स्वार्थ वाली भावना आ जाती है। कैसी भावना आती है, स्वार्थ वाली भावना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ, तुम बोलोगे सेल्फिश का मतलब स्वार्थ होता है, यानी कि अब सेल्फिश पॉलिसी यही हमारा करेक्ट आंसर। तो यही वो चीज़ें जिसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ऐसी ट्रिक जैसे आप 7 जन्म में भी नहीं भूलोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, देखो ये बहुत खूबसूरत था। ये दे रहा है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है। तुम बोलोगे सर डेड का मतलब तो मुझे पता है मरा हुआ होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना या पीटना एक तरह से, ऐसे मान लो। तुम बोलोगे सर एक डेड हॉर्स, वो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स यानी कि मरे हुए घोड़े को मारना। तुम बोलोगे सर मरे हुए घोड़े को मारना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। बोलो हाँ ज़्यादा तो है ये। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। एक मरे हुए घोड़े को मारना, देखो रिलेट कैसे करेंगे। हार्ड अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज बीन सेटल्ड, यानी यह एक हार्ड क्वेश्चन है जो सेटल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये दे रहा ड्रैगिंग समथिंग टू फार। ड्रैगिंग होता है खींचना, यानी बहुत दूर से कोई चीज़ खींचना। तुम बोलो ये भी ठीक है। ओवर स्पेंडिंग मनी, यानी पैसे अधिक खर्च करना, जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना। नन ऑफ दीज। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए।
तुम बोलोगे सर अगर मैं तुक्का लगाना चाहूँगा ना, तुक्का लगाना चाहूँगा, तो तुम बोलोगे सर आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी हम तुक्का लगाते हैं ना, तो ये देख लेते हैं कि 4 ऑप्शन में सबसे लंबा सेंटेंस कौन सा है। जो लंबा वाला होता है उसे ही हम टिक कर देते हैं और वो हमारा 80% सही हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो मैं पहले को ही मार्क करूँगा, क्योंकि यही चारों मुझे सबसे लंबा दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए अब जान लेते हैं इनका सही आंसर। अब देखो ये कैसी बात हुई। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा भाई है, ठीक है, पूरे दिन क्रिकेट खेला, पढ़ा नहीं, खाना नहीं खाया। अब क्या हुआ, घर पे आया, पापा ने पीट दिया उसे, आके भैया ने पीट दिया। कहाँ गया था, क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा क्रिकेट खेलेगा तू, विराट कोहली बनेगा। मम्मी आई, उन्होंने पीट दिया। अब वो बोलेगा ये बताओ मुझे, अब फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी मरे हुए घोड़े को बार बार आप कोड़े मारते जाना, ये कैसी बात हुई। यानी मम्मी ने पीटा, पापा ने पीटा, फिर भैया ने पीटा, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो हम ये सही बोलते हैं कि एक क्वेश्चन सेटल हो चुका है, कठिन क्वेश्चन है सेटल हो चुका है, फिर उसे बार बार क्यों मतलब करने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस हम आपको मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एट सी। एट सी का मतलब होता है समुद्र पर, यानी समुद्र पर यात्रा करना। अब देखो समुद्र पर यात्रा करना है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन है एट ईज, इसका मतलब होता है सुखी या निश्चिंत रहना, ठीक है। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है अविचलित होना, या फिर मैं कह सकते हैं एक तरह से यही बात हुई। डिस्प्लीज्ड का मतलब अनखुश, यानी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। करेक्ट मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं रहा। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है घबराया हुआ, और डेंजर को मतलब होता है खतरा। तो बताइए अगर जब हम समुद्र पर यात्रा करते हैं तो क्या वो सुखी होते हैं हम। तुम बोलोगे सर नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसे काटिए आप, ठीक है काट दिया। डिस्प्लीज्ड अनखुश होते हैं, ये भी बात सही नहीं है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, सुखी और अनसुख की तो बात ही नहीं हुई, ये भी हटाई। परप्लेक्स होता है घबराना, और डेंजर होता है खतरा। तुम मुझे बताइए अगर खतरा में ऐसा लगता है कि खतरा है तो हम जाते ही नहीं समुद्र पर यात्रा करने। तुम बोलोगे सर डेंजर तो अपने आप में कुछ ज़्यादा हो गया। अब बचा क्या, परप्लेक्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तुम बोलोगे सर परप्लेक्स कैसे हुआ। अब मुझे बताइए जैसे हम समुद्र पर यात्रा कर रहे हैं, अचानक से लहरें आने शुरू हो जाती हैं बड़ी बड़ी, तो हमें क्या हुआ, जब हमारी नाव डूबने लगती है, किसी पर हम यात्रा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम एक डर आ जाता है, यानी घबरा जाते हैं अचानक से। तो यानी कि एट सी का मतलब परप्लेक्स्ड है, ठीक है। तो यही हमारी रिलेट करने वाली चीज़ें होती हैं, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है इवोरी टावर्स। इवोरी का मतलब होता है हाथी के दांत, ठीक है। टावर्स तो टावर जानते हैं हम। इवोहारी हाथी के दांत का टावर बनाना, एक तरह से ये कह सकते हैं। अब ये कह रहा है एक्सपेंसिव फ़ी, यानी कि फ़ी महंगी करना, ये सही नहीं है। अगला है डिटैचमेंट एंड सेक्लूशन। डिटैचमेंट एंड सेक्लूशन का मतलब होता है अलगाव और एकता। अगला है ड्रीमलैंड, सपनों का देश। अगला है अ टावर मेड ऑफ इवोरी, यानी हाथों के दांत से बनाया हुआ टावर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तुम बोलोगे सर एक्सपेंसिव फ़ी का मतलब होता है महंगी फीस, अपने आप में अनसेंसिबल बात है, इसमें फ़ीस की तो कोई बात ही नहीं की है। डिटैचमेंट एंड सेकुलेशन, डिटैचमेंट का अलगाव और सेकुलेशन एकदम, इसके बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा। ड्रीमलैंड सपनों का देश, हाथी के दांत बनाना सपनों का देश, ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब टावर मेड ऑफ इवोरी, हाथी के दांत से बनाए हुए टावर, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो सेम ही बात होगी। जबकि ईडियम्स फ्रेम में अर्थ कुछ और ही निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिटैचमेंट एंड सेक्लूशन। डिटैचमेंट का मतलब, अब हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा है, तो इसे देख लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव, यानी एक दूसरे से अलग रहना, एंड सेक्लूशन, सेक्लूशन का मतलब होता है एकता। अब एकता का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में एक कहावत पढ़ी थी कि एकता में शक्ति होती है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, है कि नहीं। अब एकता में शक्ति होती है, तो शक्ति कब होगी, जब कोई चीज़ कठोर होगी। और हाथी के दांत कैसे होते हैं, तुम बोलेगे सर कठोर होते हैं। जब हाथी के दांत कठोर होते हैं तो सेकुलेशन कहना अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म हुई। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करेक्ट हुई। लेकिन डिटैचमेंट का क्या मतलब हुआ। अब मुझे बताइए जब टावर कैसा बनता है। तुम बोलोगे सर टावर तो बहुत ऊंचा होता है, ज़मीन से लेकर आसमान को छूता है। तो और अलगाव का मतलब, डिटैचमेंट अलगाव को इंडिकेट करता है, और अलगाव का मतलब क्या होता है, यानी अलग होना, है कि नहीं। अब अलग हो रही है चीज़, यानी कि टावर नीचे से ऊपर पहुंच रहा है, यानी कि नीचे वाला सिरा और नीचे वाला छोर और ऊपर वाला सिरा अलग अलग है। तो इसका मतलब ये अपने आप को डिटैचमेंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, यानी इवोरी टावर्स का मतलब डिटैचमेंट एंड सेकुलेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है वाइप्ड द नोज ऑफ। वाइप्ड द नोज ऑफ, इसका मतलब क्या हो, वाइप मतलब पहुंचना होता है, नोज मतलब नाक, एक नोज मतलब होता है मतलब एक तरह से सावधानी से चलना भी होता है, नोज ऑफ, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। एब्यूज़ गाली देना, तुम बोलोगे सर एब्यूज़ गाली देना, नाक पहुंचना, ये तो नहीं सही हुआ। चीटेड धोखा देना या धोखा दिया। स्लैप्ड थप्पड़ मारना।
डूम्ड का मतलब होता है एक तरह से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइप द नोज ऑफ, वाइप द नोज ऑफ होता है मतलब नाक पोंछना। अब मुझे बताइए गाली देना, नाक पोंछना, ये रिलेट नहीं करा। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आपने रामायण देखी थी तो सूर्पणखा जैसे प्रभु राम के पास जाती है, कहती है मैं मुझे आपसे शादी करनी है। बोला मैं नहीं कर सकता, मेरे भाई से पूछ लीजिए। अब भाई से पूछा तो उन्होंने क्या क्या किया कि तलवार निकाली और नाक काट दी, यानी कि नाक पोंछ दी, है कि नहीं। अब उस सूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास जाती है, वो बोलती है कि मुझे 2 वनवासियों ने धोखे से मेरी नाक काट दी, यानी धोखे से मेरी नाक काट दी, मैं अकेली थी तो धोखे से मेरी नाक काट दी, काटी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीटेड कहना अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म होगी। चीटेड कहना अपने आप में कैसी होगी, करेक्ट मतलब आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को रिलेट करना, और मुझे लगता है आप चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, ये मैं बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये बनाइए, ये दे रहा है अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक का मतलब होता है, अ बोन माने हड्डी, टू पिक उठाना, एक हड्डी उठाना। अब मुझे बताइए हड्डी हम कब उठाते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं कब उठाते हैं हड्डी। पहला ऑप्शन है एम एंग्री, नाराज़ होना, क्रोधित होना, गुस्सा करना। सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ उद्देश्य होता है। सेल्फलेस मोटिव, निस्वार्थ उद्देश्य। डिजायर, इच्छा। क्या हम अपनी इच्छा से हड्डी उठाएंगे, तो बोलोगे सर इच्छा से हड्डी क्यों उठाएंगे, हम हड्डी क्यों उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। तो डिजायर कहना अपने आप में अनसेंसिबल बात हुई। सेल्फलेस मोटिव यानी निस्वार्थ उद्देश्य, निस्वार्थ उद्देश्य का हड्डी उठाने से क्या मतलब है, ये भी अपने में अनसेंसिबल बात हुई। सेल्फिश मोटिव का मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे सर स्वार्थ उद्देश्य, यानी हड्डी उठाएंगे तो इसमें स्वार्थ उद्देश्य क्या हुआ हमारा, तुम बोलोगे सर नहीं ये भी गलत बात हुई। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये आंसर करेक्ट क्यों, रिलेट कैसे करेंगे, तुम मुझे बताइए। जब भी आदमी को गुस्सा आती है, जब आदमी को गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, जब आदमी को गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, जब आदमी को गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, उसे क्रोध आ जाता है, और क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर जैसे उसे मिल गया पत्थर भी मार देता है लोगों को। और उसे क्या हुआ कि पड़ी हुई हड्डी मिल गई, क्या हुआ, पड़ी हुई हड्डी मिल गई, तो उसने क्या, क्रोध में वही उठा ली, यानी गुस्से में वही उठा ली। जब गुस्से में हड्डी उठा ली, अब बोन टू पिक यानी रिलेट करेंगे एम एंग्री, है कि नहीं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, एम एंग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें जिसे आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये बनाइए, टू कीप हर अंडर हिज थम, यानी कि टू कीप हर अंडर अपने नीचे रखना, हिज थम अपने अंगूठे को। अब मुझे बताइए ऐसे हम मुट्ठी बांध ली तो और अंगूठे को ऐसे करके नीचे हमने दबा लिया उंगलियों से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिलो हिज थम। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं हुआ, बिलो हिज थम का मतलब अंगूठा नीचे यानी हटाना या नीचे दबाना। रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंध करना। इन हिज प्रेजेंस ऑल द टाइम, हमेशा प्रेजेंस रहना। तुम बोलो ये भी सही नहीं। अनड्यूली अंडर कंट्रोल, इसका मतलब हुआ अनियंत्रण कंट्रोल करना। टू कीप हर अंडर हिज थम, अनड्यूली अंडर कंट्रोल यानी कि अनियंत्रण कंट्रोल करना, यानी अपने अंगूठे को हम मतलब दबाना नहीं चाहते फिर भी हम दबा रहे हैं अपनी उंगलियों से, यानी नीचे रख रहे हैं अंगूठे को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनड्यूली अंडर कंट्रोल यानी कि अपनी कंट्रोल को अनियंत्रण करना, ठीक है, काबू में न कर पाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। जबकि हमें ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अंगूठे को नीचे दबाकर नहीं रखना चाहिए, यानी कि कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अनड्यूली अंडर कंट्रोल। तो यही चीज़ें होती हैं रिलेट करने वाली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये दे रहा है बिटन ऑफ होता है काटा गया, काटना, ठीक है। मोर देन च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना। अब ये कह रहा है चबाने से ज़्यादा काटा उसने, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे सर ओवर एंड ओवर, एबव ऊपर और ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, एबव मतलब ऊपर, ठीक है। बियॉन्ड द हर कैपेसिटी, इसका मतलब कैपेसिटी से परे। ट्राइंग टू डू मच यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करना। बैड फॉल बुरी मतलब गिरना, तरह ऐसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। बुरी तरह करना है, बुरा करना, ठीक है। अब बताइए बिटन ऑफ मोर देन च्यू। अब बताइए जैसे हम खाना खाते हैं, है कि नहीं, जैसे हमने रोटी खाई तो क्या करते हैं, पहले रोटी काटी हमने फिर चबाते जाते हैं, यानी कि हम खाना खाते हुए ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, पहले रोटी काटते हैं फिर चबाते हैं उसे, तब हम अंदर निकलते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कोशिश हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश हो जाती है। तो वही ये कहना चाह रहा है बिटन ऑफ मोर देन च्यू, यानी चबाया फिर उसके बाद भी उसने काटा उस चीज़ को, यानी कि पहले हमने कोशिश की फिर और कोशिश की, है कि नहीं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ, तुम बोलोगे ट्राइंग टू डू टू मच, यानी कोशिश तो कर ही रहे थे कुछ करने के लिए, लेकिन हमने और ज़्यादा कोशिश की, यानी रोटी को पहले हुआ काटा, फिर काटने के बाद हम क्या करते हैं, चबाया उसे,
चबाते कि नहीं चबा, अगर हम डायरेक्ट ऐसे खा जाएंगे तो क्या कोशिश नहीं हुई और वो हमें रिएक्शन कर सकती है, यानी है कि नहीं। तो इसका मतलब ट्राइंग टू डू टू मच, यानी हमने ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की, हमने अधिक कोशिश की कोई काम करने के लिए, तब हम बोलते हैं बिटन ऑफ मोर देन च्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कट अ सैड फिगर। कट अ सैड फिगर का मतलब होता है यानी कि एक दुखी फिगर, मतलब काटना। कट अ सैड फिगर, दुखी फिगर काटना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेड अ सॉरी फिगर, यानी कि एक सॉरी दुखी फिगर बनाना। कट अ सॉरी फेस, दुखी फेस बनाना, काटना, बनाना। डिड नॉट टू वेल, अच्छा नहीं करना। परफॉर्म द सैड रोल। ठीक है, तो मुझे बताइए, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, अब कोई आके मुझसे कहता है कि अपने शरीर को इस तरह काटिए कि आप दुखी लगें, यानी दुखी फिगर बन जाए। यानी कि मान लो किसी चीज़ से कोई चीज़ काट कर और उससे कोई दूसरी चीज़ बनाना, तो वो क्या होता है, परफॉर्म करना एक तरह से। जैसे हम देखा होगा पर्दे पर जो लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि कट अ सैड फिगर, यानी कि सैड फिगर को काटना। ठीक है, दुखी फिगर को काटना, यानी कि जब हम नॉर्मल आदमी थे, हमने अपने फिगर से एक सैड फिगर, दुखी फिगर काटा, तो उसे ही बोलते हैं परफॉर्म्ड अ सैड रोल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, परफॉर्म्ड अ सैड रोल, यानी कि दुखी रोल परफॉर्म करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो मुझे लगता है यहीं तक हमारा सेशन था और हमने इसे पूरा कर लिया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा इस सेशन को, तो इस सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे हम उतने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और मैं नई नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर कि हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वोकैब, सुनेम, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें याद नहीं होती। तो कोई बात नहीं, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ग्रामेटिकल एरर और इडियम्स एंड फ्रेजेस की, आप इसे पढ़िए। कल से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, उन्हें याद करने का क्या तरीका हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और लॉकडाउन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, घर से बाहर निकलने का मतलब है देश के विरोध में जाना। समझ रहे हैं आप लोग, बुरा मत मानना, सही बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप अपने घर के अंदर रहिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूर हो तभी बाहर निकलिए। ठीक है, और बाहर निकलिए तो मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, उसके बाद बाहर निकलिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।